हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके मध्य बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी अर्थात भू सूचना एवं सूक्ष्म तकनीकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं। दोस्तों, यह जो प्रश्नों की श्रृंखला है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह जो श्रृंखला में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, क्योंकि सीधी बात नो बकवास यही है बेस्ट स्टडी क्लास की पहचान। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि भू स्थानिक तकनीकी क्या है, टिप्पणी करिएगा। भू स्थानिक तकनीकी क्या है, टिप्पणी करिए। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो यह होने वाला है कि भू स्थानिक तकनीकी, जिसे भू स्थानिक प्रौद्योगिकी पृथ्वी की भूमि और विशेषताओं को मापने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को विश्लेषित करता है। भू स्थानिक तकनीकी क्या है? तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी पृथ्वी की भूमि और विशेषताओं को मापने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को संदर्भित करती है, अर्थात वह तकनीकी जिसके अंतर्गत पृथ्वी की भूमि तथा आदि मौसमों की जानकारी के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिसके द्वारा उन उपकरणों की जानकारी होती है, तो उस तकनीकी को भू स्थानिक तकनीकी कहते हैं। तो भू स्थानिक कार्य में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको जीपीएस और भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस जैसे सिस्टमों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार जियो एक उपसर्ग है, जिसका जो शब्द है जियो एक उपसर्ग है जो ग्रीक शब्द के अर्थ में से आता है, अर्थात जियो जो उपसर्ग है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है। और जो स्थानिक है उसका अर्थ होता है अंतरिक्ष से संबंधित होना। स्थानिक का अर्थ क्या है? अंतरिक्ष से संबंधित। बात करते हैं जीपीएस की। तो जीपीएस 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। जो पहला उपग्रह था वह 1978 में लॉन्च किया गया था। जीपीएस को मूल रूप से सैन्य सेवाओं के सदस्यों की मदद के लिए डिजाइन या विकसित किया गया था, क्योंकि वे दुनिया भर में सही स्थानों पर वाहनों, विमानों और जहाज़ों को स्थानांतरित करते हैं। आज हम सभी जीपीएस और जीआईएस का उपयोग कई अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। जिस प्रकार जीपीएस का प्रयोग हवाई जहाज़, नाव और कारों को नेविगेट करने की मदद के लिए किया जा सकता है, वैसे ही जीपीएस का उपयोग लंबी पैदल यात्रा, मछली पकड़ने, काइकिंग और नौका विहार जैसी बाहरी मनोरंजक गतिविधियों में भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक समुदाय में जीपीएस पृथ्वी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग या भूमिका निभाता है, जैसे कि मौसम विज्ञान या मौसमी पूर्वानुमान को और वैश्विक जलवायु अध्ययन के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं। भूकंप के दौरान बीच में टेक्टोनिक गतियों को मापने की मदद में भी भूवैज्ञानिक जीपीएस का उपयोग कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि रिमोट सेंसिंग क्या है। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्रृंखला में सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, जिसमें कि यह सभी प्रश्नों को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न है कि रिमोट सेंसिंग क्या है। तो आपको बता दें, रिमोट सेंसिंग दूर दूर अर्थात दूरस्थ, जो चीज़ दूर हो उसको दूरस्थ या दूर दूर स्थानों पर रिकॉर्डिंग, अवलोकन या समझ अर्थात संवेदन वस्तुओं या घटनाओं की गतिविधियों को संदर्भित करता है। रिमोट सेंसिंग में सेंसर वस्तुओं या घटनाओं के साथ सीधे संपर्क में नहीं होता है। जानकारी को हस्तक्षेप के माध्यम से वस्तुओं, घटनाओं से सेंसर तक करने के लिए एक भौतिक वाहक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार विद्युत चुम्बकीय विकिरण आमतौर पर रिमोट सेंसिंग में एक सूचना वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार रिमोट सेंसिंग सिस्टम का उत्पादन आमतौर पर दृश्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एक छवि के रूप में देखा जा सकता है। छवि से उपयोगी जानकारी निकालने के लिए छवि विश्लेषण और व्याख्या आवश्यक है। मानव दृश्य प्रणाली इस सामान्य अर्थ में रिमोट सेंसिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की कि प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो आपको बता दें, प्रश्न नंबर 3 में यह पूछा गया है कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्या है। संक्षेप में वर्णन कीजिएगा।
यहाँ भी दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्या है और इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आइए जानिए कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्या है। तो कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो निष्क्रिय या सक्रिय माइक्रोवेव सेंसर के होते हैं। सक्रिय सेंसर इमेज किए जाने वाले क्षेत्रों को रोशन करने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन के पल्सेस को उत्सर्जित करते हैं। पृथ्वी की सतह पर छवियां जमीन और समुद्र से सेंसर में बिखरे माइक्रोवेव ऊर्जा को मापकर बनाई जाती है। इन सैटेलाइट में अपने लक्ष्य को उजागर करने के लिए माइक्रोवेव एमिट करने वाली अपनी फ्लैशलाइट होती है, जिससे कि छवियों को दिन में और रात में हासिल किया जा सकता है। माइक्रोवेव के पास अतिरिक्त लाभ होता है क्योंकि वे बादल में भी प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात जो माइक्रोवेव होते हैं सैटेलाइट या सेंसर, वह बादलों में भी प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात जब पृथ्वी की सतह को ढकने वाले जब बादल होते हैं तब छवियां हासिल की जा सकती हैं। अर्थात बरसात के मौसम में जब अधिकतर बादल बने रहते हैं आसमान में, तो उस समय जो माइक्रोवेव सेंसर होता है उसी के उपयोग से जो छवियां हैं वो स्थानांतरित होती रहती हैं। अगला प्रश्न है कि जियोलाइट्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज जियोलाइट्स या जियोलाइट्स क्या है। तो जियोलाइट्स क्रिस्टलीय क्षार, सोडियम और पोटेशियम और पृथ्वी के क्षारीय धनायनों जैसे कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट के होते हैं। संरचना में किसी बड़ी परिवर्तन के बगैर इनकी जलीय या निर्जलीकरण तथा जलीय विलयन में अपने घटक धनायनों को आदान प्रदान करने की क्षमता होती है। एक महत्वपूर्ण नोट यह है कि कृषि क्षेत्र में इन जाइलाइट्स या जियोलाइट्स को दूषित मृदा के लिए मृदा कंडीशनर या उर्वरक और सुधारक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार प्रश्न यह बनता है कि दूषित मृदा का कंडीशनर किसे कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यह होगा जियोलाइट्स को, क्योंकि कृषि क्षेत्र में इन जियोलाइट्स को दूषित मृदा के लिए मृदा कंडीशनर या उर्वरक और सुधारक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जीआईएस की अवधारणा को समझाइएगा। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीआईएस की अवधारणा क्या है या इसे समझाइए। तो इसका सही उत्तर है जीआईएस को प्रकार के समस्याएं निवारण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साथ साथ स्थानिक वातावरण में डेटा को विजुअलाइजेशन के लिए उपकरण के उपयोग में किया जा सकता है। किस प्रकार? तो जीआईएस के को प्रकार के समस्या निवारण के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साथ साथ स्थानिक वातावरण में डेटा के विजुअलाइजेशन के लिए उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि भू स्थानिक डेटा जो विश्लेषण होता है वो निम्न प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से होता है ये जानिएगा। नंबर 1, सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के संबंधों के स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है जहाँ कुछ या कम से कम कुछ विशेषता मौजूद हो, अर्थात जहाँ पे कुछ कम विशेषताएं मौजूद हों वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा यह है कि किसी दिए गए स्थानों में सुविधाओं का घनत्व हो। चौथा है रुचि के क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी के लिए। इसको दोस्तों शॉर्ट में AOI भी कहते हैं, अर्थात एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने रुचि, एरिया माने क्षेत्र, ऑफ माने की, अर्थात रुचि के क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी के लिए। घटना के आसपास क्या हो रहा है, अर्थात कहीं पर कोई घटना घटित हुई है तो उसके चारों तरफ देखने के लिए या उसके आस पड़ोस देखने के लिए वहाँ पर क्या घटित हो रहा है। अगला है कि समय के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र में कैसे बदल गया है और किस तरीके से, अर्थात अगर किसी विशेष क्षेत्र पर निगरानी रखनी है कि उस क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे यह पता चलता है कि जो क्षेत्र में बदलाव है वो किस प्रकार से और किस तरीके से हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सुनियोजित खेती में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अर्थात GPS की क्या भूमिका है, टिप्पणी करिएगा। तो दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है सामान्यतः सुनियोजित खेती को साइट स्पेसिफिक अर्थात कोई स्थान विशेष, कोई भी स्थान विशेष हो सकता है, कोई जरूरी नहीं वही स्थान हो, कोई भी स्थान प्रबंधन प्रणाली वाली कृषि कहा जाता है, क्योंकि सुनियोजित खेती भारतीय कृषि के लिए एक रणनीतिक कार्य है जिसमें आदानों का उपयोग अधिक कुशल और प्रभावी ढंग से किया जाता है, जिसके आदानों की लागत में कमी आती है। सुनियोजित कृषि का मतलब है उचित समय में सटीक जगह पर सुनियोजित कृषि कार्य निष्पादित करना।
सुनियोजित कृषि कार्य का तात्पर्य उच्च तकनीकी उपकरणों जैसे कि नवीन अनुसंधान, सांख्यिकी आंकड़ों व अन्य विश्लेषण आदि को समन्वित करने से भी है। सुनियोजित कृषि का आरंभ एक अच्छे प्रबंधक एवं एक अच्छे परिचालक के परस्पर समन्वय से होता है, जिससे कि वह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएस, उर्वरक डालने वाली मशीन, उपज जांच करने वाली मशीन, फसल काटने वाली मशीन आदि का आसानी या सरलता पूर्वक उपयोग कर सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए, जिससे कि उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद एंड जय भारत।